नमस्कार मित्रों, चक्षुदर्शी के इस खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल। आजकल आपको मालूम है राज्यसभा लोकसभा दोनों चल रही है, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई और राज्यसभा में भी हंगामा होता रहा ASIR को लेके, जो हमारे बिहार में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण अभियान था, उसको लेकर के हंगामा हुआ। सदन के बाहर भी सदन के भीतर भी प्रदर्शन भी हुआ। वोट चोरी का आरोप सरकार पर लगाया गया। तो इसके चक्कर में सदन में तो कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन कुछ जो खास चीज़ें होती हैं, जो प्रश्नों के जवाब आते हैं, लिखित में आते हैं और बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, वो इस शोर शराबे में दब गए। और इसी शोर शराबे में एक जवाब आया ईडी को लेकर के, उस ईडी को लेकर के जो इस समय केंद्र सरकार की पालतू एजेंसी मानी जाती है, जिसको कि हवा बना के रखा गया है और जो पिछले 14 साल में केवल और केवल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जिसका इस्तेमाल हुआ है। उस ईडी के बारे में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जो लिखित सवाल के जवाब में लिखित उत्तर आया है, वो बड़ा चौंकाने वाला है। ईडी के मामले में अभी जो जानकारी राज्यसभा में दी गई, उसके मुताबिक 2025 तक ईडी ने 5,892 प्रकरण दर्ज किए, 3,000 से ज़्यादा छापे मारे और उसमें से इन 5,892 में से अदालत तक में कितने प्रकरण पहुँचे? मात्र 1,751 प्रकरण। यानी बाकी जो प्रकरण हैं वो लोगों को डराने धमकाने के लिए दर्ज किए गए हैं और अभी तक उनमें जांच पूरी नहीं हुई है और वो अभी तक अदालत में नहीं पहुंचे हैं। चलिए, अदालत में 1,751 पहुंच गए, बड़ी बात है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है, इससे भी बड़ी खबर इस उत्तर में सरकार के में छिपी हुई है। वो ये है कि इनमें से 1,751 में से मात्र 300 मामलों में आरोप पत्र दिए गए। 300 मामलों में आरोप पत्र दिए गए और अभी तक ईडी ने जो 5,892 मामले दर्ज किए थे, उनमें से 49 या 50 मामलों को 49 मामलों को ईडी ने अपने आप ही बंद कर दिया। यानी कि वो इससे जाहिर है कि ये मामले केवल और केवल संबंधितों को परेशान करने के लिए दर्ज किए गए थे और बाद में जब सत्ता और पीड़ितों के बीच में या तो समझौता हो गया या वहाँ अदालतों से, बड़ी अदालतों से फटकार पड़ गई, तो ये मामले बंद कर दिए गए, 49 मामले। और इससे पहले के जो आंकड़े हैं वो और चौंकाते हैं। जो हमारी ईडी है, जिसको आप प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहते हैं, ये राजस्व मंत्रालय के अंतर्गत आता है, नया नहीं है, 1956 का बना हुआ है। तो इस लिहाज से 6 दशक से ज़्यादा पुराना हो गया है। इसके पास बहुत काम करने का अनुभव होना चाहिए और इसमें इतनी प्रोफेशनल एबिलिटी होनी चाहिए कि जितने मामले दर्ज करें उनमें से अधिकांश को अपना अंत तक ले जाए। लोग जिनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं उनको सज़ा दिलवाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पुराने आंकड़े हैं कि ईडी ने पिछले बार 3,000 छापे मारे, 3,000 लोगों के छापे मारे। इसमें कौन लोग हैं? या तो अधिकारी हैं, या ठेकेदार हैं, शराब के ठेकेदार हैं, या निर्माण कार्यों से जुड़े अधिकारी हैं, या नेता हैं, या मंत्री हैं, और वो भी सब विपक्ष के। यानी अगर ईडी ने 100 मामले दर्ज किए हैं तो आप ये मानकर चलिए उसमें से 95% मामले विपक्ष के नेताओं के हैं। और इसीलिए ईडी पिछले 11 साल में सबसे ज़्यादा विवादास्पद रही है। आप देखिए, सदन में ये कहा, एक तरह से मुहावरा बन गया था कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो ईडी आपको धर लेगी। अब ईडी सरकार ने बनाई क्यों थी? ईडी बनाई थी कि जो रुपयों का अवैध लेन देन विदेशों से होता है, काला धन बनाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। PMLA एक एक्ट बना, एक फेमा एक्ट बना, FEMA फेमा, और एक एक्ट और बना FIOA। ये माने ये इसमें ये था कि लोग काले कारोबार करते हैं, गलत ढंग से पैसा इकट्ठा करते हैं या गोलमाल करके, घोटाले करके देश से बाहर भाग जाते हैं, तो उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाती है ईडी की तरफ से। आपको याद होगा विजय माल्या का मामला होगा,
वो 2G स्पेक्ट्रम का एक मामला था, एक पीएनबी घोटाला था। इस तरह के ढेरों मामले हैं। और इस ईडी एक्ट के तहत आपको मालूम हो, ईडी की मेहनत से हिंदुस्तान के दो मुख्यमंत्री, दो राज्यों के, अब एक तो पूर्व हो गए, आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे इससे पहले केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, वो जेल यात्रा कर आए। उनके मंत्रिमंडल के दो सदस्य, उनके सांसद, तमाम लोग जेल यात्राएं कर आए और अभी जमानतों पर छूटे हुए हैं। हर आपके झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के जो बेटे हैं हेमंत सोरेन साहब, वो भी 50-51 दिन जेल में यात्रा कर आए इस ईडी की कृपा से। अब मजे की बात यह है कि ईडी लोगों को डराने के लिए छापे तो मारती है, गिरफ्तारियां भी करती है, संपत्तियां भी अटैच करती है, लेकिन सजा नहीं दिला पाती। इसके पहले 2022 का आंकड़ा आपको याद दिला दूं, ऐसे ही सदन में सरकार ने सूचना दी थी कि 2022 में जो जो हजारों मामले दर्ज किए गए थे, उनमें से मात्र 31 मामलों में को अंत तक ईडी ले जा पाई और उसमें से भी सिर्फ 29 मामलों में दोषियों को सजा मिल पाई। यानी कि आप देखिए कि आप 5,000 6,000 मामले दर्ज करते हैं, अदालत तक उसमें से आधे भी नहीं पहुंचते, वो लटके रहते हैं, सालों साल लटके रहते हैं। 1751 मामले अभी लटके हुए हैं, अदालतों में पहुंच गए लेकिन लटके हुए हैं। बाकी के 5,892 में से 1751 आप घटा दीजिए, समझ में आ जाएगा कितने मामले अभी लंबित हैं। सजा एक में भी नहीं हुई, आरोप पत्र केवल 300 में आप जारी कर पाए। तो और आपने करीबन 100 करोड़ की संपत्ति आरोपियों की जब्त कर ली। तो प्रश्न ये है कि आप आखिर इस प्रवर्तन निदेशालय को जिंदा क्यों रखे हुए हैं, जब ये सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है, ये सरकार के किसी काम नहीं आ रहा है, सरकार सिर्फ इसका इस्तेमाल अपने विरोधियों को डराने के लिए कर रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जिन्हें भागना था घोटाले करके वो देश के बाहर भाग गए, चाहे नीरव वो हों आपके मोदी हों, चाहे विजय माल्या हों, और ऐसी एक लंबी फहरिस्त है। मेहुल साहब हैं एक, और मैं तो पूरी लिस्ट अगर आपको बताने बैठूंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कानून, इस निदेशालय के काम काज के करने में भी इतने चोर दरवाजे हैं कि आरोपी बाहर जा सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल काला धन अगर रोकने के लिए, अवैध लेन देन रोकने के लिए किया गया होता है, इस प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल, तो निश्चित रूप से स्विस बैंकों में भारतीयों का काला धन पिछले 11 साल में घटने की बजाय बढ़ता नहीं। सीधा सीधा है कि ईडी जो है पालतू एक क्या कहूँ, किस जानवर का इसकी बेइज्जती कर दूँ, मतलब पालतू तोता कह लीजिए, मैना कह लीजिए, ये अच्छे नाम है। जैसे ही आपका सीबीआई है, जैसे आपका चुनाव आयोग है, ये सब पालतू संस्थाएं केंद्र सरकार की हो गई हैं। होती तो सरकार की संस्थाएं जो केंद्र की सत्ता में हो, उसी के इशारे पे काम करेंगी, लेकिन इतने घुटनों के बल बैठ के काम करेंगी, इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। ये तो चूंकि सदन में सवाल लिखित में पूछा गया तो लिखित में जवाब देना पड़ा, क्योंकि इन आंकड़ों को सरकार छुपा नहीं सकती थी। लेकिन हकीकत और अफसाने में ज़मीन आसमान का अंतर है। और जो अंतर अभी आपको दिखाई दे रहा है कि आप मामले दर्ज करते हैं 5,892, उनमें से मुश्किल से 1,700 यानी आधे से भी आधे आप भेज पाते हैं अदालत के सामने, और वहाँ भी आप आरोप पत्र तय नहीं कर पाते। मात्र 300 मामलों में आरोप पत्र तय कर पाते हैं, और उसमें भी सजा एक को भी नहीं, कार्रवाइयाँ चल रही हैं, कोई जमानत पे छूटा हुआ है। तो सीधी सी बात यह है कि आपकी जो ईडी की मंशा है वो ही बड़ी ख़राब है। उसकी मंशा दोषियों को, आरोपियों को दोष सिद्ध करने की नहीं है, उन्हें जेल की सज़ा, जेल तक पहुंचाने की नहीं है। ईडी की मंशा सिर्फ इतनी है कि जो सरकार के खिलाफ खड़े होने वाले लोग हैं, जो बोलने लगते हैं सरकार के खिलाफ, उनको परेशान किया जाए। जैसे अभी ताज़ा मामला है, अभी ईडी नहीं है तो ईडी जैसे दूसरी संस्थाएं काम करती हैं। अभी गोगोई साहब ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सरकार को बेनकाब करने की कोशिश की, तो पता चला कि सरकार ने तत्काल उनकी जो श्रीमती जी हैं उनकी नागरिकता की खोजबीन शुरू कर दी। अभी तक सरकार सोई हुई थी,
मध्य प्रदेश का मामला एक आपको बता देते हैं। एक मछली परिवार है, ड्रग तस्करी और मानव तस्करी, धर्म परिवर्तन, यानी किस किस तरह के काले धंधे करता है। पिछले 18-20 साल से, 2003 से, यानी 22 साल से, 19 महीने 18 महीने आप हटा दो कांग्रेस सरकार के, कमलनाथ सरकार के, तो जो 18 साल हैं तो उसमें 3 मुख्यमंत्री बदल गए। उमा भारती 9 महीने रहीं, 2-2.5 साल बाबूलाल गौर साहब रहे, और बाकी 18 साल सबसे ज़्यादा 15 साल जो है सबसे ज़्यादा रहे शिवराज सिंह चौहान। उन्हें ये मछली परिवार समझ में नहीं आया, पकड़ में नहीं आया। उनके पार्टी के विधायक, उनकी पार्टी के जिला अध्यक्ष, उनके नेता सब मछली परिवार से अपना नेम नूक लेते रहे, कभी गिरफ्तार नहीं हुए। तो भला ये हुआ कि अभी जो नए मुख्यमंत्री हैं इस समय, नए तो अब नहीं हैं, उनको भी 1.5 साल हो गया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनकी पुलिस ने इस मछली परिवार को पकड़ा, और पकड़ने के बाद उसकी 100 करोड़ की संपत्ति पे बुलडोजर चढ़ा दिया। अब सवाल है कि आपने बुलडोजर चढ़ा दिया, वो आपका बुलडोजर संहिता है, उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी जा चुकी है, और आप सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, चढ़ाइए, कोई मतलब नहीं। लेकिन भाई, जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन पर पिछले 25, 30, 40 साल में मछली परिवार को अपने मॉल कॉम्प्लेक्स, दुकान, आवास बनाने दिए गए, उन कलेक्टरों, उन कमिश्नरों, उन निगम आयुक्तों के खिलाफ भी तो कोई कार्रवाई करो। लेकिन नहीं, कार्रवाई होती नहीं, ना राज्य सरकार में होती है ना केंद्र सरकार में होती है। यहाँ ईडी डराने के लिए होती है, और राज्यों में जो बुलडोजर होता है उससे लोगों को डराया जाता है। बुलडोजर केवल एक खास जाति के लोगों को पहचानता है। संयोग से जो मछली परिवार है ये भी एक खास प्रजाति का परिवार है, तो इसको भी बुलडोजर का सामना करना पड़ रहा है। हमें इससे मतलब नहीं है कि आप बुलडोजर चलाएं, कि आप मुकदमा चलाएं करें, लेकिन लोगों को सजा तो दिलाएं। सजा ना ईडी दिला पा रही है, ना मध्य प्रदेश की पुलिस दिला पा रही है, ना दूसरी जांच एजेंसियां सीबीआई दिला पा रही हैं। तो ये सब तमाशे करने की ज़रूरत क्या है? लोकतंत्र को अगर ज़बरदस्ती आपको अपने कंधे में रखना ही है, ये सब एजेंसियों को पालतू बना करके, तो फिर नाटक छोड़िए, लोकतंत्र होने का देश में तानाशाही ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोई आपसे सवाल नहीं करेगा कि ईडी क्या कर रही है, ईडी का आप मिसयूज कर रहे हो, या केंद्रीय चुनाव आयोग का मिसयूज कर रहे हो, या सीबीआई का मिसयूज कर रहे हो। अरे फिर तो आप यूज ही करोगे, फिर मिसयूज की कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि कोई सवाल आपसे पूछेगा नहीं। और सवाल जब पूछे जाते हैं तो उनके उत्तर आने चाहिए, और वो उत्तर बड़ी मुश्किल से, अगर ये संसद में व्यवस्था ना हो लिखित प्रश्नों के उत्तर देने की, तो शायद ये सच्चाई भी सामने नहीं आए। सरकार ये उत्तर भी न देती तो अब कोई क्या बिगाड़ लेता? कोई सांसद सरकार का क्या बिगाड़ सकता था? सरकार कह देती है अभी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। विधानसभा में तो मैं पिछले 40-45 साल से देख रहा हूँ कि कभी पूरी जानकारी आती नहीं। वो एक उत्तर लाइन का आता है कि जानकारी इकट्ठी की जा रही है, जानकारी पटल पे रखी है। अब पटल पे रखी है, कैसी रखी है, आधी रखी है, अधूरी रखी है, उसके बारे में पूरक प्रश्न तो कोई पूछ नहीं सकता। तो ये ईडी की राम कहानी है, यही राम कहानी सीबीआई की है, लगभग ऐसी है। यही राम कहानी हमारे चुनाव आयोग की है, जिसके खिलाफ आज संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। 2 बजे तक लोकसभा नहीं चल पाई, राज्यसभा में भी कोई काम हुआ नहीं, सिवाय हंगामे के प्रश्नकाल जबरदस्ती खींचने की कोशिश की गई। और अब वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने जो अभी पिछले दिनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा मंजूर किया है, तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने उसके चुनाव की भी तारीख घोषित कर दी है। तो अब तो संसद दिखाने के लिए चलेगी, संसद में कोई कार्रवाई होनी नहीं है। संसद में जो सरकारी कामकाज होना है वो तो मेजर थपथपा के हो जाएगा, तो उसमें किसी कोई वोटिंग तो होनी नहीं है। असली काम होना था ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार का जवाब देना। वो सरकार ने कैसा जवाब दिया आपके सामने है। सरकार के नए संसद के दोनों सदनों में, बड़े लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री ने और राज्यसभा में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो जवाब दिए, उसमें न ट्रंप का नाम आया, उसमें न चीन का नाम आया, उसमें किसी का नाम नहीं आया। और अब जो नया मसला है कि ट्रंप साहब ने भारत से एक तरफा डील पे अभी दस्तखत नहीं हुए हैं,
एक तरफा घोषणा कर दी कि 25% हम आप पे टैरिफ लेंगे, उस पर भी जुर्माना लगाएंगे, इस पर भी बहस नहीं हो पाएगी क्योंकि अब सब लोग चुनाव में लग जाएंगे। विपक्ष को चुनाव से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि चुनाव में तो जीतना भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिसे भी चाहेगी उसे दूसरा धनखड़ बना देगी। अब आप ये उम्मीद करें कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के पद पर कोई रीढ़ की हड्डी वाला आदमी बैठेगा जो सरकार को टोकने की क्षमता रखता होगा, ऐसा आदमी तो अब आना नहीं है। वो जमाने गए जब आते थे। अब नया जमाना है, मोदी जी का युग है। मोदी जी के युग में सब कठपुतलियाँ होती हैं या फिर ये पालतू तोते मैंने केंचुए होते हैं। तो अब आप नज़र रखिए लोकसभा पर भी, राज्यसभा पर भी और ये मेरी इस खबर पर भी। अगर आपको ये पसंद आए तो कृपा करके इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी आप आर्थिक मदद कैसे मुझे कर सकते हैं मैं नहीं समझता, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा दक्ष नहीं हूँ। मैं उन ऑप्शनों का, उन विकल्पों का इस्तेमाल अभी नहीं कर पा रहा हूँ। बहरहाल मुझे प्रसन्नता होगी अगर आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।